लर्न बेसिक मराठी या कोर्समध्ये तुमचं अतिशय मनापासून स्वागत. म्हणजे मला असं कधी वाटलं नव्हतं, की एवढे लोक असतील, त्यांना मराठी शिकण्याची एवढी गरज वाटत. ठीक आहे ना? तर खूप असा आनंद मला झालेला आहे, की एवढे लोक आहेत, एवढे व्यक्ती आहेत या शहरामध्ये, जे मराठी शिकू इच्छितात. त्यांना मराठी शिकण्याची गरज वाटते. ठीक आहे. कारण मराठी ही अतिशय सुंदर भाषा आहे आणि ही शिकणं आणि त्याची गरज वाटणं हे सुद्धा अतिशय महत्त्वाचं आहे. ठीक आहे ना? प्रत्येकाच्या गरजेनुसार, प्रत्येकाच्या ज्या काही गरजा आहेत, त्यानुसार तुम्हाला मराठी शिकणं त्या गरजेचं वाटत असेल. काहींना मराठी विषय शिकायचा असेल किंवा काहींना मराठी भाषा शिकायची असेल. या 2 गोष्टी वेगवेगळ्या असू शकतात. मराठी भाषा आणि मराठी सब्जेक्ट या दोन्ही गोष्टी वेगवेगळ्या असतात. आणि या शिकवण्यासाठी मी तुम्हाला काय करणार आहे, प्रत्येक वीकली हे सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट देणार आहे. काही चार्ज त्यामध्ये केला जाणार नाही आहे. ठीक आहे. तर आपण काय करूया, या सेशनमध्ये एक इंट्रोडक्शन, एक ओळख म्हणून पाहूया, की आपल्याला मराठी का शिकायची आहे आणि त्यामध्ये या सेशनमध्ये हा जो संपूर्ण कोर्स आहे, यामध्ये आपल्याला काय काय शिकायचं आहे. या कोर्समध्ये मी तुम्हाला पूर्णपणे हिंदीमध्ये आणि इंग्लिशमध्ये, हिंदी आणि इंग्लिश या दोन्ही दोन्ही भाषांची मदत घेऊन मी तुम्हाला शिकवणार. ठीक आहे. माझं नाव अल्ताफ शेख. मी मागच्या 10 ते 12 वर्षापासून मराठी विषय शिकवण्याचं काम करतो आहे. ठीक आहे. आणि मला अतिशय आनंद झालेला आहे, की एवढ्या लोकांना मराठी भाषा शिकण्याची गरज वाटते. मी अतिशय आनंदाने तुम्हाला शिकवायला तयार आहे. ठीक आहे. काय करूया, प्रत्येक वीकमध्ये म्हणजे प्रत्येक आठवड्याला रविवारी आपण भेटूया आणि शिकूया आणि पाहूया आपण मराठी कशी इम्प्रूव्ह करू शकतो. मराठीमध्ये कसं काय आपण आपल्या भाषेमध्ये तेवढं तेवढं सामर्थ्य आणू शकू, जेणेकरून आपल्याला असं वाटेल, की माझी मराठी भाषा अतिशय सुंदर आहे आणि मी त्यामध्ये बोलू शकतो. ठीक आहे. त्याचबरोबर मी विषयसुद्धा शिकवणार आहे. जे अकॅडमिक्स विषय आहेत ते सुद्धा मी शिकवणार. आपण काय करूया, वेगवेगळ्या बॅचेस बनवूया. अकॅडमिक्सच्या बॅचेस वेगळ्या ठेवूया आणि स्पोकनच्या बॅचेस वेगळ्या ठेवूया. पाहूया कुणाला काय शिकायचं ते आपण ठरवूया. आधी आपण काय करूया, आजचं हे इंट्रोडक्टरी सेशन आहे, हे कंप्लीट करूया. ठीक आहे. तर आता पहा, सुरुवातीला सर्वात आधी आपल्याला काही गोष्टी समजून घेणं गरजेचं आहे. ठीक है, हम क्या करते हैं, ये वाला जो सेशन है ना वो हिंदी में करते हैं, है ना. हिंदी में क्या होगा, हम इंट्रोडक्शन अच्छे से कर पाएंगे. आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं, है ना. ये जो सेशन है ईरा एकेडमी, यानी कि इस ईरा एकेडमी को मैं रन करता हूँ. ठीक है. और इस ईरा एकेडमी की तरफ से ये सेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है. सिर्फ ये सेशन नहीं, इस कोर्स की मैं बात कर रहा हूँ. और ये जो सेशन है पहले वाला, ये इंट्रोडक्शन सेशन होने वाला है ना. ईरा एकेडमी की तरफ से ये सेशन आपको मिलेगा. ठीक है. तो देखते हैं कि इस सेशन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले हु शुड लर्न. ये जो मराठी लैंग्वेज है, मैंने आपको 2 तरह की बातें की है कि एक तो ये चीज़ है कि मराठी सब्जेक्ट हो सकता है या फिर मराठी क्या हो सकता है, लैंग्वेज हो सकती है. मराठी भाषा अलग चीज़ है और मराठी सब्जेक्ट अलग चीज़ है. ठीक है. तो सबसे पहले क्या है, हु शुड लर्न. किसे किसे ये कोर्स बेनिफिशियल होगा, किसके लिए ये जो कोर्स है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, वो हमें देखना है. तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से लोग हैं, या फिर किसको ये जो कोर्स है ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है. सबसे पहले आपको देखना है कि स्टूडेंट्स के लिए ये सबसे पहले कोर्स मैंने डिज़ाइन किया था, है ना. स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट ज़्यादा इसको फोकस किया जाएगा. स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा फोकस इसमें किया जाने वाला है. स्टूडेंट्स, लेकिन कौन से स्टूडेंट, ऐसे स्टूडेंट जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं. फिर वो स्टूडेंट किसी भी क्लास का हो सकता है ना. किसी भी क्लास का हो सकता है. फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर के 10th स्टैंडर्ड तक किसी भी स्टैंडर्ड का वो स्टूडेंट हो सकता है जो स्कूल में अभी पढ़ रहा है. सेकेंड थिंग क्या है कि वो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट भी हो सकता है ना. हिंदी मीडियम का स्टूडेंट भी हो सकता है, उनको भी कंपोजिट मराठी है, उनको भी पढ़ना है. उसके बाद में है उर्दू मीडियम के स्टूडेंट. ये तीनों टाइप के जो स्टूडेंट है, इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम है और उर्दू मीडियम है, तीनों को मराठी लैंग्वेज या फिर मराठी सब्जेक्ट उनके एकेडमिक्स में कंपलसरी है, उनको करना ही है वो. ठीक है. बस लेवल की बात है. तो सबसे ज़्यादा हाई लेवल जो होता है मराठी मीडियम के स्टूडेंट्स का होता है. सपोज़ हम कंसिडर करेंगे कि 10th स्टैंडर्ड है ना. 10th स्टैंडर्ड है तो सबसे ऊपर की जो लेवल होती है वो मराठी मीडियम के स्टूडेंट्स की होती है. इस 10th स्टैंडर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, है ना. 10th स्टैंडर्ड है.
10th स्टैंडर्ड में सबसे ऊपर की जो लेवल होती है मराठी मीडियम की स्टूडेंट की होती है, उसके बाद थोड़ी सी डिफ़िकल्टी लेवल कम हो जाती है इंग्लिश मीडियम में, है ना। इंग्लिश मीडियम में डिफ़िकल्टी लेवल कम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू मराठी मीडियम स्टूडेंट, है ना। उसके बाद में है हिंदी मीडियम स्टूडेंट। वैसे तो कंपैरेटिवली इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम की जो लैंग्वेज, ये जो मराठी सब्जेक्ट है वो सेम ही होता है ना, सेम ही होता है। लेकिन अगर हम उर्दू मीडियम की बात करें, उर्दू मीडियम की बात करें तो उर्दू मीडियम की डिफ़िकल्टी लेवल सबसे कम होती है कंपैरेटिवली बाकी मीडियम्स, है ना। मराठी मीडियम, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, कंपैरेटिवली सारे मीडियम से उर्दू मीडियम की डिफ़िकल्टी लेवल सबसे कम है। लेकिन इन सबको मराठी बहुत भारी पड़ती है ना, क्योंकि इनकी अपनी मदर लैंग्वेज अलग है, ये बचपन से अलग लैंग्वेज में पढ़ चुके हैं, है ना। इनके घर पे बोली जाने वाली जो लैंग्वेजेस है वो अलग अलग है ना। कहीं भी माहौल नहीं है मराठी का, लेकिन मराठी पढ़ना तो ज़रूरी है, इसलिए इनको मराठी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगती है। तो तीनों को, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, हिंदी मीडियम हो या फिर उर्दू मीडियम हो, सबके लिए ये जो कोर्स डिज़ाइन किया गया है, ये सबके लिए ये कोर्स बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। या फिर और भी लोग हो सकते हैं जो अभी जॉब कर रहे हैं, कुछ प्रोफेशनल्स हैं जॉब कर रहे हैं, या फिर किसी बिजनेस में हैं, इन सबको भी मराठी सीखना बहुत ज़रूरी है। ये सब लोग भी मराठी सीख सकते हैं। उनके बारे में अब तक मैंने सोचा नहीं था, लेकिन हमने जो ग्रुप बनाया बेसिक मराठी का, जो फ्री कोर्स का जो ग्रुप है, उसमें मैंने एक पोल लिया था। उसमें मुझे समझ में आया कि ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो स्टूडेंट है ही नहीं, ना किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, ना किसी एकेडमिक्स की पढ़ाई कर रहे हैं। वो ऐसे लोग हैं जो ड्रॉप आउट कर चुके हैं। इट मीन्स क्या कर चुके हैं कि अभी किसी कोई जॉब कर रहे हैं, है ना, कोई बिजनेस कर रहा है, या फिर किसी ने स्कूल छोड़ चुका है ना, तो वो आगे जा चुके हैं, उनको भी मराठी सीखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये जो स्टूडेंट्स है, इनके साथ हम उनको नहीं पढ़ा सकते, है ना। इनके एकेडमिक्स अलग होंगे और जो बाकी लोग हैं उनको अलग से पढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो उनके लिए अलग से बैच बनानी पड़ेगी। उसके लिए मैं भी क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहा हूँ कि उनके लिए कैसे सिलेबस डिज़ाइन कर सकते हैं और किस तरीके से उनको हम क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। तो ये सारे लोग हैं जिनको हमें क्या करना है कि ये मराठी पढ़ानी है इस फ्री बैच में, है ना। आगे देखते हैं क्या है। तो मराठी ज़रूरी क्यों है हमारे लिए, है ना। ये देखना बहुत ज़रूरी है कि हम सब लोग बोल रहे हैं कि मराठी पढ़नी है, लेकिन पढ़नी क्यों है भाई, है ना, ज़रूरी क्यों है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि मुख्य भाषा, कहाँ की मुख्य भाषा, महाराष्ट्र की। अगर हम महाराष्ट्र में रहते हैं तो ये महाराष्ट्र की सबसे इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है, या फिर हम कहेंगे कि प्रमुख लैंग्वेज है, प्राइम लैंग्वेज है महाराष्ट्र की। ये एज अ फर्स्ट लैंग्वेज बोली जाने वाली लैंग्वेज है। आप कुछ ऐसे एरियाज़ अगर छोड़ देंगे, उनके बाहर में आप जाएंगे तो सबसे ज़्यादा जो एरिया है उसमें मराठी ही बोली जाती है ना। कुछ सिटी के कुछ एरियाज़ है, बस उनको छोड़ दिया जाए तो अगर आप पूरे महाराष्ट्र में जाएंगे तो आपको महाराष्ट्र में मराठी ही बोलनी पड़ेगी, मराठी ही बोली जाती है ना। तो ये क्या है, मराठी महाराष्ट्र में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा है, एक प्राइम लैंग्वेज है जो महाराष्ट्र में बोली जाती है। इसीलिए आपको मराठी पढ़नी पड़ेगी, है ना, इसीलिए आपको मराठी सीखनी पड़ेगी, है ना। बहुत बार मैं स्कूल में जहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ, बहुत सारे बच्चों को मैं हमेशा बताते रहता हूँ, आप सिर्फ 10वीं तक का मत सोचो। कुछ स्टूडेंट की मेंटेलिटी ये है कि हम बस 10वीं तक करेंगे, 10वीं से क्या है इस मराठी का पीछा छूट जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। 10वीं तक, है ना, 10वीं तक आपको मराठी तो एकेडमिक्स में पढ़नी है, लेकिन 10वीं के बाद भी आपको मराठी से पीछा छुड़ाना नामुमकिन है। मराठी आपको पढ़ना सीखनी ही पड़ेगी, आप उसे पीछा नहीं छुड़ा सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्टूडेंट्स को ऐसे लगता है कि 10वीं तक बस पेपर में कैसे तैसे करके पास हो गए और उसके बाद छूट गया, ऐसा नहीं है। 10वीं के बाद भी आप जब बाहर जाओगे जॉब के लिए, किसी बिजनेस के लिए, जब आपके एरिया से बाहर जाओगे तो आपको मराठी फेस करनी पड़ेगी, मराठी से पीछा नहीं छुड़ा सकते, है ना। तो देखते हैं आगे क्या है, मराठी आपको क्यों सीखनी है। तो ये हमने देखा कि पहले वो क्या है, एक प्राइम लैंग्वेज है महाराष्ट्र की, इसलिए आपको वो सीखनी है। दूसरी चीज़ क्या है कि वो कार्यालयीन लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। महाराष्ट्र में ऑफिशियल लैंग्वेज मराठी ही यूज़ की जाती है। आप महाराष्ट्र के किसी भी ऑफिस में जाओ, है ना, आपका मराठी बोले बगैर काम होगा नहीं।
ठीक है, बात बोलने की भी नहीं है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स भी मराठी में ही बनाए जाते हैं, है ना। आप तहसील कार्यालय में जाओ, है ना, महानगर पालिका के ऑफिसेस में जाओ, वहाँ के जितने भी काम होते हैं वो सारे मराठी लैंग्वेज में ही होती है। आप अगर देखेंगे गवर्नमेंट रिजोल्यूशंस जो निकलते हैं वो सारे मराठी लैंग्वेज में निकलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो GRs निकलते हैं, गवर्नमेंट रिजोल्यूशंस निकाले जाते हैं, वो मराठी लैंग्वेज में निकाले जाते हैं। और आपको अगर मराठी नहीं आती है तो फिर आपको इन चीज़ों से बाहर होने का एहसास होगा, है ना। आपको मराठी, हाँ आप बोलोगे कि हम ट्रांसलेट करके पढ़ लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जिसको प्रॉपर मराठी लैंग्वेज आती है और जो समझता है, उसको समझने की कोशिश करता है, वो बहुत अलग चीज़ होती है। इसलिए कार्यालयीन लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज होने की वजह से आपको क्या करना है, मराठी भाषा सीखनी ज़रूरी है। मराठी बहुत ज़रूरी है आपको सीखनी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं और क्या है मराठी सीखनी और क्यों ज़रूरी है। वो संचार का माध्यम है, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है ना। आप अगर बाहर कहीं जाते हैं, आपके एरिया में सपोज आप उर्दू बोल रहे हो, आप इंग्लिश बोल रहे हो, आप हिंदी बोल रहे हो आपके घर में, लेकिन जब आप बाहर जाते हो, आपका एरिया छोड़ के जाते हो, है ना, आपका एरिया छोड़ के जब आप बाहर जाते हो तो आपको मराठी लोगों से लोग इन द सेंस ऐसे लोग जो मराठी लैंग्वेज बोल रहे हैं, है ना, वो कोई भी हो सकते हैं, जो मराठी लैंग्वेज बोल रहे हैं उनको आपको फेस करना पड़ेगा। और आमतौर पे सब तरफ वही है, आपके एरिया से बाहर जाएंगे तो आपको मराठी फेस करनी ही पड़ेगी। तो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, आपको उनके साथ कम्युनिकेशन करना है तो मराठी आपको आनी पड़ेगी। जब मराठी आपको आएगी तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो और हम एक दूसरे को ठीक से समझ पाएंगे और ठीक से कम्युनिकेट कर पाएंगे, है ना। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपको देखना है कि और कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपको मराठी सीखनी पड़ेगी। हाँ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्या है, स्पर्धा परीक्षा, यानी कि हम जिसे कहेंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, जिसको हम कहते हैं सार्वजनिक सेवाएं। सार्वजनिक सेवाएं में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है MPSC। महाराष्ट्र में जितनी भी गवर्नमेंट की एग्ज़ाम्स है वो मराठी लैंग्वेज में ली जाती है। कौन सी लैंग्वेज में ली जाती है, मराठी लैंग्वेज में। आपको ग्रुप C हो, ग्रुप डी हो, MPSC हो, या फिर बाकी कोई भी छोटी प्यून से लेकर के हाई क्लास 1 ऑफिसर तक के जितनी भी एग्ज़ाम्स होती है, गवर्नमेंट की एग्ज़ाम्स, हाँ, जिससे क्लास 1 ऑफिसर्स बनाए जाते हैं, क्लास 2 ऑफिसर्स बनाए जाते हैं, ग्रुप C है, ग्रुप D है, सारे के सारे एग्ज़ाम्स आपको मराठी से ही देने पड़ते हैं। मराठी के अलावा किसी एक लैंग्वेज से, हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई एग्ज़ाम है तो हिंदी इंग्लिश में हो सकती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी एग्ज़ाम्स ली जाती है महाराष्ट्र में, आपको मराठी से ही देनी पड़ती है। पूरी पढ़ाई आपको मराठी से करनी पड़ेगी और एग्ज़ाम आपको मराठी लैंग्वेज में ही देनी पड़ेगी। तो आपको अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तरफ जाना है महाराष्ट्र में रहकर, तो आपको मराठी सीखनी पड़ेगी, आपके बच्चों को भी मराठी सिखानी पड़ेगी। चलो आप लोग अब जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन आपके जो बच्चे अभी स्कूल लेवल में हैं उनको मराठी सीखना बहुत ज़रूरी है। आगे जाके अगर उनको ऐसे लगा कि मुझे सिविल सर्विस में जाना है, मुझे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ट्राई करने हैं, तो अगर मराठी नहीं आती होगी तो बहुत मुश्किल होने वाली है। हाँ, आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम दे सकते हो, बैंकिंग के एग्ज़ाम दे सकते हो, लेकिन जो आपकी महाराष्ट्र की जो सिविल सर्विस की एग्ज़ाम्स है, महाराष्ट्र की जो एग्ज़ाम्स है, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट से रिलेटेड है, वो आप नहीं दे सकते हो। तो आपको ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने के लिए, स्पर्धा परीक्षा देने के लिए आपको मराठी आना बहुत ज़रूरी है, आपके बच्चों को मराठी आना बहुत ज़रूरी है ना। मैं बच्चों के एकेडमिक्स के क्लासेस भी लेता हूँ, इसलिए क्योंकि ये बाकी जो लैंग्वेजेस के स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि उर्दू मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे, इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे, हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे, इनको मराठी में बहुत प्रॉब्लम आती है, इसलिए उनको क्लासेस अटेंड करने पड़ते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे क्या है। और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, हमने ये देखा कि अभी तक हमने क्या देखा कि इम्पोर्टेंस, हमें मराठी लैंग्वेज का इम्पोर्टेंस समझ में आ गया तो फिर क्या होगा, सीखने में आसानी होगी। और मैंने क्या बताया अभी तक आपको कि मराठी लैंग्वेज पढ़ना ज़रूरी क्यों है। अब हम देखेंगे कि मराठी ये जो कोर्स है ना, ये जो फ्री कोर्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो वीकली होगा, हर संडे को होगा, इसमें मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊँगा, इस कोर्स में क्या क्या इंक्लूड होगा, है ना। वीक में एक बार होगा, एक कोर्स संडे के दिन होगा, जैसे कि हमने डिसाइड किया ग्रुप पर डिस्कशन करके। इस कोर्स में हम पढ़ेंगे क्या क्या। अब दो चीज़ों को इसमें ऐड करना है, जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो लेगा, है ना। अगर आपको बेसिक्स आती है ना, अगर आपको मराठी की बेसिक्स अगर आती है
तो फिर आपको थोड़े से ऊपर के लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा। और आप अगर स्टूडेंट हो, है ना, आप अगर स्टूडेंट हो तो आपको एकदम अल्फ़ाबेट से शुरुआत करनी पड़ेगी, जो एकदम बेसिक से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो बेसिक की अगर बात करें तो हम उसमें क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले पढ़ने वाले हम 12 खड़ी, है ना, जिसको अब 14 खड़ी कहा जाता है। अब वो 14 खड़ी में कन्वर्ट हो चुकी है 2009 के गवर्नमेंट रिजोल्यूशन के मुताबिक। अब इसको 14 खड़ी कहा जाता है। 2 स्वर इसमें ऐड हो चुके हैं, है ना। सारा हम क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। अक्षरों को कैसे बनाते हैं, है ना, अक्षर कैसे बनते हैं, अक्षर कैसे बनते हैं, यानी जो लेटर्स है, जो वर्ण है, वर्ण को अक्षरों में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये हम पढ़ेंगे। यानी कि एकदम बेसिक से। अगर आपका बेसिक कंप्लीट हो गया, अगर आपके बेसिक समझ में आया, अगर आपके बेसिक समझ में आया तो क्या होगा, आपको आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं तो फिर आगे जाके क्या होता है, आपके रीडिंग की स्पीड कम हो जाती है, आपकी राइटिंग की स्पीड कम हो जाती है, आपकी समझने की स्पीड कम हो जाती है। आगे सपोज कोई इंसान बोल रहा है, उसकी 4-5 सेंटेंस बोलते बोलते हो जाते हैं, आप पहले सेंटेंस का मीनिंग ढूंढने में क्या कर रहे हो, अभी स्ट्रगल कर रहे हो। ये होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि आपकी ये जो बेसिक्स है वो क्लियर नहीं है। आपको ऐसे लगता है अरे अक्षर जोड़ना कौन सी बड़ी बात है ना, 12 खड़ी 14 खड़ी ये क्या सिखा रहे हैं हमें, ये इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। जब ये आपके एकदम पक्के हो जाते हैं तो आपकी स्पीड बढ़ती है। और स्पीड किस चीज़ की बढ़ती है? समझने की स्पीड, है ना, डिसीजन लेने की स्पीड। आपको कोई वर्ड लिखना है तो उसमें वेलांटी कौन सी लगानी है, उसमें ओकार कौन से लगाना है, आप अगर कुछ पढ़ रहे हो तो उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है ना, उसको बोलना कैसे, कुछ सेंटेंस बोल रहे हो तो उसके आगे वाला सेंटेंस क्या होगा, उसमें स्टॉप कहाँ पे लोगे, उसके बाद में उसको पॉज कहाँ पे लोगे, ये सारी चीज़ें, है ना, ये सारी चीज़ें, उसको पॉज कहाँ पे लोगे, ये सारी चीज़ें समझने के लिए आपका बेसिक पक्का होना ज़रूरी है। अगर आपका बेसिक पक्का है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। डिसीजन जल्दी जल्दी होंगे, उकार कौन सा लगाओ, है ना, मात्रा कौन सी लगानी है, इसके बाद वाला सेंटेंस कैसे फॉर्म करना है, ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं। इसीलिए बेसिक से स्टार्ट करना ज़रूरी है ना, इसीलिए बेसिक से स्टार्ट करना ज़रूरी है। अगर आप बेसिक पक्का नहीं करोगे तो क्या होगा, फिर आपकी ये सारे डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम होगा और आपकी जो फ्लुएंसी है वो अफेक्ट कर जाएगी, है ना। इसलिए बेसिक्स ज़रूरी है। तो आगे क्या करेंगे हम, जोड़ अक्षर, है ना, ये जो अक्षर हमने बनाए उनको जोड़ना कैसे है और जोड़ के जोड़ अक्षर कैसे बनाने हैं ये हम पढ़ेंगे। आगे क्या देखेंगे, जोड़ शब्द। अब जोड़ अक्षर तो बना लिए, लेकिन जोड़ शब्द कैसे बनाएंगे, है ना, शब्दों को कैसे जोड़ेंगे एक दूसरे के साथ में, ये हम पढ़ेंगे। ये कहाँ पे प्रॉब्लम आता है, जब हम राइटिंग करते हैं तब, है ना, राइटिंग करते हैं तब, रीडिंग करते हैं तब, और हमें किसी के साथ बात करना है तब भी इन शब्दों का हमें इस्तेमाल करना पड़ता है और हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। आगे क्या करेंगे, हाँ, और एकेडमिक्स के लिए हमने क्या किया है, एकेडमिक्स के लिए क्या किया है, ये जो जोड़ अक्षर है, ये जो जोड़ शब्द है, ये सब हमने कहाँ से उठाए हैं, पहली से 10वीं के क्लास के, है ना, पहली से 10वीं की जो क्लासेस है वहीं से हमने किया है। वहीं से हमने क्या किया है, ये जो वर्ड्स है इनको उठाया है। इसकी वजह से क्या होगा, हम यहाँ पर वो वर्ड्स पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो बच्चों को क्या होगा, आगे जाके उनके क्लास में वो वर्ड्स फिर से सुनेंगे, वो जो वर्ड्स है वो फिर से लिखेंगे, तो उनको बहुत आसानी होगी। अरे ये तो मैंने पढ़ लिया है, ये तो मुझे पता है, इसका जो मीनिंग है मुझे टीचर बोलने से पहले पता है। ये उनका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जो होगा वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा, है ना, उनकी लैंग्वेज लर्निंग में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। इसलिए हमने क्या किया है, ये जो वर्ड्स है ना उनके कहाँ से उठाए हैं, उनके टेक्स्ट बुक से उठाए हैं। तो आगे क्या है, मात्राओं का इस्तेमाल, मात्रा का इस्तेमाल कैसे करना है वो हम समझाएंगे, है ना। कहीं भी कौन सी मात्रा लगाएंगे तो उसका प्रोनाउंसिएशन अलग होगा, उसका रीडिंग अलग होगा। तो आपको क्या करना है, मात्राओं का ख्याल रखना है, और वो कैसे रखना है वो क्या करेंगे हम इस कोर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। आगे क्या है, अक्षरों को कैसे पढ़ना है ना, अक्षरों को पढ़ना कैसे है, रीडिंग की बात है ये, है ना, ये रीडिंग की बात है। अक्षरों को कैसे पढ़ना है, उसके बाद में शब्दों को कैसे पढ़ना है, जब अक्षर अक्षर मिल के शब्द बनता है तो उसको रीड कैसे करना है, पॉज हमें कहाँ पे लेना है, प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है, ये हमें क्या करना है, पढ़ना है। और उसके बाद ये जो शब्द हैं उनको जोड़ना कैसे है एक दूसरे के साथ में, है ना, 2 शब्दों को 3 शब्दों को एक साथ जोड़कर उसको पढ़ते कैसे है, फिर उसके प्रोनाउंसिएशन में क्या बदलाव आता है, क्या चेंजेस आता है। नहीं तो फिर मराठी तो कोई भी बोल लेता है, लेकिन जो जेन्युइन प्रोनाउंसिएशन है वो फ़ौरन समझ में आ जाता है कि हाँ चलो ये जो पर्सन है इसका प्रोनाउंसिएशन जेन्युइन है, ये जेन्युइन मराठी स्पीकर है ना। उसके बाद में हम सेंटेंस फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे, है ना, सेंटेंस को फॉर्म कैसे
करना है ना। सब्जेक्ट कहाँ पे होगा, वर्ब कहाँ पे होगा, उसके बाद में सब्जेक्ट के बाद वर्ब, ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की फॉर्मेशन कैसे होगा, जिसको कर्ता कर्म क्रियापद कहते हैं मराठी में, वो होगा कैसे, ये सारी चीज़ें, यानी कि सेंटेंस को फॉर्म कैसे करना है, सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होगा, हम क्या करेंगे इस कोर्स में पढ़ेंगे। उसके बाद में मात्रा को पढ़ने का सही तरीका है ना, मात्राओं को पढ़ने का अलग अलग तरीका होता है, वो कैसे होता है वो हमें पढ़ना पड़ेगा। आगे क्या है इसमें पढ़ने में उतार और चढ़ाव, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पढ़ने में ये उतार और चढ़ाव बहुत ज़रूरी है। कोई रीडिंग हम कर रहे हैं, टेक्स्ट बुक की हो या फिर किसी चीज़ की हो, हम अगर रीडिंग कर रहे हैं और उसके रीडिंग में अगर हम अपनी आवाज़ में उतार चढ़ाव नहीं कर रहे हैं तो वो फिर जेन्युइन नहीं लगेगा, है ना, वो उसका अंदाज गलत लगता है पढ़ने का। तो इसलिए हमें क्या करना है कि जो ये होते हैं प्रोनाउंसिएशंस होते हैं उसको समझना है, उसके साथ साथ आवाज़ में उतार चढ़ाव कहाँ पे करना है ना, उसके बाद में जो पॉजेस है वो कैसे लेना है वो हमको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब राइटिंग के बारे में अगर बात करेंगे, राइटिंग के बारे में अगर बात करेंगे तो सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, अक्षरों को लिखने का तरीका, है ना, अक्षरों को लिखने का तरीका, अक्षर लिखते कैसे हैं, सपोज क्ष लिखना है तो वो कैसे लिखते हैं, ज्ञ लिखना है तो वो कैसे लिखते हैं, श कैसे लिखते हैं, ध कैसे लिखते हैं, छ कैसे लिखते हैं, यहाँ से बेसिक से एकदम शुरुआत करेंगे, है ना, एकदम बेसिक से शुरुआत करेंगे। बहुत सारे लोग इसी को ध बोल देते हैं, बहुत सारे लोग इसको घ बोल देते हैं, है ना, बहुत सारे लोग इसको ध बोल देते हैं। ये सारी चीज़ें है ना, छोटे बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें बच्चों को भी समझना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे लोग जिनको मराठी नहीं आती, जो मराठी में बहुत वीक है, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम राइटिंग की अगर जब बात करेंगे, रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग, इन चीज़ों की अगर बात करेंगे तो राइटिंग में हम अक्षर लिखने के तरीके की बात करेंगे, यहाँ पे हमें उसके ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है। उसके बाद क्या है, अक्षरों को मिलाकर लिखना, अक्षरों को एक दूसरे से कैसे मिलाएंगे, है ना, अक्षरों को एक दूसरे से कैसे मिलाएंगे, अक्षरों को एक दूसरे से जोड़कर जोड़ शब्द कैसे बनाएंगे, ये सारी चीज़ें हमें देखना ज़रूरी है। और फिर इन शब्दों को मिलाकर हमें एक वाक्य बनाना है। क्या करना है, इन शब्दों को मिलाकर हमें सेंटेंस फॉर्म करना है, वाक्य बनाना है। इसीलिए हमें क्या करना है, वाक्य बनाने का जो तरीका है वो सीखना ज़रूरी है। उसके बाद में है हस्ताक्षर। जो हस्ताक्षर है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। हस्ताक्षर से पता चलता है ना, कहते हैं कि जो हस्ताक्षर होता है उस व्यक्ति का स्वभाव बता देता है ना, ऐसा कहते हैं। तो हस्ताक्षर अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और हस्ताक्षर अच्छा कब होता है, जब हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं। जेन्युइन जो स्पीकर है, जेन्युइन सपोज कोई मराठी बोलने वाला है, मराठी बचपन से लिखने वाला है, तो उसकी हैंडराइटिंग ऑब्वियसली अलग होती है। कोई बचपन से इंग्लिश लिखने वाला है तो उसकी इंग्लिश लैंग्वेज की जो हैंडराइटिंग है ऑब्वियसली बहुत अच्छी होती है। इस तरह से हैंडराइटिंग पर भी हम क्या करेंगे, काम करेंगे। और उसके बाद में है विराम चिन्ह। यह विराम चिन्ह, विराम चिन्हों का रोल भी बहुत बड़ा है। विराम चिन्ह हमें पॉज कहाँ पर लेना है वो सिखाते हैं, है ना, जब हम रीड कर रहे हैं, जब हम बोल रहे हैं तो हमें पॉज कहाँ पे लेना है, ये सारी चीज़ें हमें कौन बताता है, विराम चिन्ह बताता है। तो हमें विराम चिन्हों के ऊपर भी ध्यान देना ज़रूरी है। आगे देखते हैं क्या है। हाँ, तो आगे बेसिक स्पीकिंग की हम बात करेंगे। अब ये जो कोर्स है ये फ्री कोर्स है, इसमें हम एकदम डिटेल स्पीकिंग की तरफ नहीं जाएंगे, है ना, डिटेल स्पीकिंग की तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट आई, है ना, आपकी तरफ से अगर रिक्वायरमेंट आई तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अलग से कोशिश कर सकते हैं, है ना, अलग से कोशिश उसके लिए कर सकते हैं। लेकिन इस कोर्स में, ये जो फ्री कोर्स है, इसमें हम बेसिक स्पीकिंग की ज़रूर कोशिश करेंगे, है ना। उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा आपके बोलने के लिए अक्षरों का उच्चारण। जब हम बोलने के वक्त, रीडिंग के वक्त अलग चीज़ है, और जब बोलने के वक्त हम अक्षरों का उच्चारण करते हैं तो वो कैसे करना है, ठीक है, ये चीज़ के ऊपर हम ध्यान देंगे। शब्दों का इस्तेमाल कैसे करना है, हम जो वर्ड की चॉइस करते हैं, शब्दों की जो चॉइस करती हैं वो कैसे करना है। आमतौर पे क्या होता है, खराब वर्ड का जो चयन होता है, खराब वर्ड की जो चॉइस होती है वो क्या कर देती है, हमारी जो बात होती है उसकी वैल्यू कम कर देती है। लेकिन अगर हम छोटी सी बात भी अगर अच्छे वर्ड्स के साथ में कहेंगे तो उसका इम्पैक्ट, उसकी वैल्यू कुछ अलग ही होती है। इस तरह से आपको क्या है, शब्दों का इस्तेमाल कैसे करना है वो देखेंगे, वो आदत से अपने आप हो जाता है।
जैसे ही हम रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग की लर्निंग करते हैं वो सारी चीज़ें अपने आप पता चल जाती हैं। उसके बाद में क्या है, शब्दों को मिलाकर वाक्य बनाना। शब्द हम मिलाकर वाक्य कैसे बनाएंगे और उसको डिलीवर कैसे करेंगे, बोलेंगे कैसे, ये सारी चीज़ें हमको देखनी है। उसके बाद में क्या है, बोलने में विरामों का महत्व। तो बोलने में हम जब पॉजेस लेते हैं, जो पॉज हम लेते हैं, जो विराम लेते हैं, उसका इम्पोर्टेंस बहुत है। क्योंकि उससे क्या होता है, हम जो बात कहना चाहते हैं उसी वही मतलब सामने तक पहुंचने में ये जो विराम चिन्ह होते हैं वो हमें क्या करते हैं, मदद करते हैं। आगे क्या है, बोलते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है। जब कोई पर्सन बोल रहा है, एक व्यक्ति बोल रहा है, तो बोलते वक्त ये ना पता चले कि हम नेटिव स्पीकर नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना है, ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, इस कोर्स में देखेंगे, है ना। तो आगे और हमको क्या करना है, बेसिक ग्रामर भी देखना है। क्योंकि ग्रामर तो क्या होता है, एक रीढ़ होती है ना, रीढ़ की हड्डी जिसे हम कहेंगे। किसी भी इंसान में अगर रीढ़ की हड्डी नहीं होगी तो फिर क्या होगा, है ना। इंसान में अगर रीढ़ की नहीं हड्डी हड्डी नहीं होगी तो फिर क्या होगा, फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। इसी तरह से जो ग्रामर है, वो ग्रामर क्या होता है, किसी भी लैंग्वेज की रीढ़ होती है ना। और ग्रामर में हम कौन सी चीज़ें देखेंगे, है ना। ग्रामर में हमको कौन सी चीज़ें देखनी है, ठीक है। तो ग्रामर में हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो जो शब्द लेंगे वो सिलेबस से लेंगे। जो स्टूडेंट्स अगर होंगे तो उनके सिलेबस से ही शब्द उठाएंगे, उन्हीं का इस्तेमाल ग्रामर पढ़ाने में करेंगे। समानार्थी शब्द है, विरुद्धार्थी शब्द है ना। समानार्थी शब्दों का भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। सिर्फ समझने के लिए नहीं, है ना, सिर्फ समझने के लिए या फिर एग्ज़ाम में आंसर लिखने के लिए नहीं, बल्कि जो बोलते वक्त हमें समानार्थी शब्दों का इस्तेमाल करने आना चाहिए, है ना। एक ही वर्ड है ना, एक ही कॉन्सेप्ट है, अगर हम उसके समानार्थी शब्दों का इस्तेमाल करके अगर बताएंगे तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा अलग होता है ना। उसके बाद में क्या है, वचन विचार लिंग विचार, है ना। वचन विचार लिंग विचार, इन सारी चीज़ों का हमें बोलते वक्त, रीडिंग करते वक्त या फिर लिखते वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हम ये सारी चीज़ें क्या कर रहे हैं, इस कोर्स में इंक्लूड कर रहे हैं। हम इसमें क्या देखेंगे, वाक्यों के प्रकार देखेंगे। वाक्यों के अलग अलग कौन से प्रकार है, विधानार्थी वाक्य है, उद्गारार्थी वाक्य है ना, प्रश्न है, सेंटेंस कैसे बनाने हैं, प्रश्न कैसे बनाने हैं, ये सारी चीज़ें हम क्या करने वाले हैं, इस कोर्स में इंक्लूड करने वाले हैं। शब्दों के कौन से प्रकार होते हैं, है ना, शब्दों के जो अलग अलग प्रकार होते हैं, शब्दों के प्रकार वो हम क्या करने वाले हैं, इस कोर्स में पढ़ने वाले हैं। और जो भी बेसिक व्याकरण, है ना, बेसिक लैंग्वेज सीखने के लिए जो भी बेसिक व्याकरण चाहिए वो हम क्या करने वाले हैं, इस कोर्स में इंक्लूड करने वाले हैं, है ना। अब देखते हैं इस कोर्स के बारे में, ये कोर्स है क्या, है ना। आपको ये समझना ज़रूरी है कि ये कोर्स क्या है, हम कितना पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे। तो आप देख लीजिए, ये जो कोर्स है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये कोर्स की फीस कुछ भी नहीं है, कुछ भी फ्री नहीं है, फीस नहीं है इस कोर्स के लिए। इस कोर्स के लिए कुछ भी फीस नहीं है, ये फ्री फॉर ऑल है, सबके लिए फ्री है ना। क्योंकि ये सिर्फ संडे बैच में लेने वाला हूँ, सिर्फ संडे बैच, या फिर वीक में एक बार इसको लिया जाएगा। टाइम क्या होगा इसका, वीकली, है ना, हफ्ते में एक बार लिया जाएगा। और क्या होगा, ये वीकली होगा, जहाँ तक भी चलेगा हम उसको चलाएंगे। आगे क्या है, हाँ, अनदर कोर्स फॉर लर्निंग बेसिक मराठी। हाँ, हमारे और भी कुछ कोर्सेस हैं जो हम क्या करते हैं, बेसिक लर्निंग, जिसको हम डेली टू डेली बेस पर पढ़ाते हैं, बेसिक मराठी, है ना। वो भी कोर्सेज हैं हमारे, उसके भी बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। ये जो कोर्स है जिसको मैं रन करता हूँ, लर्न बेसिक मराठी नाम से ये जो कोर्स है अभी भी चल रहा है ना। वो कोर्स का ड्यूरेशन 30 डेज़ का होता है ना, 30 डेज़ का कोर्स होता है। और ये लाइव लिया जाता है ना, डेली उसमें क्या होता है, लाइव लिया जाता है और उस पर हम डिस्कशन करते हैं, है ना। हम क्या करते हैं, ये जो कोर्स है इसमें हम डेली लाइव जाते हैं, स्टूडेंट भी लाइव होते हैं सामने, मैं भी लाइव होता हूँ, और हम डिस्कशन करते हैं। वो रीडिंग कैसे करते हैं, वो राइटिंग कैसे करते हैं, रीडिंग में क्या क्या गलतियाँ करते हैं, प्रोनाउंसिएशन में क्या क्या गलतियाँ करते हैं, राइटिंग में क्या क्या गलतियाँ होती है, वो सारा सामने सामने एक दूसरे के हम क्या करते हैं, इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ये दूसरा कोर्स है, ये भी ऑनलाइन ही होता है, ऑनलाइन ही कोर्स है, लेकिन बस फर्क क्या है कि लाइव होगा, है ना, ये लाइव होगा और ये डेली होगा, है ना, डेली डेली इस पर कोर्स यानी पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। हाँ, ये जो कोर्स है ये 499 का, जो जिसके बारे में मैंने आपको बताया, लर्न बेसिक मराठी, ये 499 का कोर्स है ना। तो इस तरह से हम क्या करने वाले हैं,
ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट का जो कोर्स है ना, ये जो फ्री कोर्स है, इसके बारे में मैंने आपको बताया, हम चलाने वाले हैं। देखते हैं कि कितने लोगों को इससे फ़ायदा होता है, क्योंकि ये लैंग्वेज, और वो भी मराठी लैंग्वेज, महाराष्ट्र स्टेट में रहते हैं, मराठी लैंग्वेज सीखना बहुत ज़रूरी है। और जितना हो सके फ्री ऑफ कॉस्ट मैं सबकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। जितना मुझे नॉलेज है मैं आपको मराठी पढ़ाने की कोशिश करूँगा, जितना भी नॉलेज है आपको डिलीवर करने की कोशिश करूँगा। बस प्रॉब्लम ये है कि मैं उसके लिए सिर्फ संडे के दिन आपको क्या कर पाऊँगा, टाइम दे पाऊँगा, है ना। संडे के दिन हम मिलेंगे, संडे के दिन यूट्यूब पर लाइव आएंगे, और जो भी मराठी सीखने के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, मराठी लैंग्वेज इम्प्रूव होने के लिए जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, मैं क्या करूँगा, आपको बताते चलूँगा। हर संडे टू संडे बैच होगी, देखते हैं कैसे उसको रन करना है। ठीक है, जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं, आप मुझे इस वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर ग्रुप में मेरा नंबर है, आप मुझे पर्सनल भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे रन करना है। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में संडे के दिन मिलते हैं। क्या करते हैं, इसको लाइव भी लेते हैं, और फिर उसके बाद में देखते हैं इसको रिकॉर्ड कैसे करके रख सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में।